बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 22 में अभ्यास प्रश्न 14 से 20। इससे पहले हमने 14 तक प्रश्नों को हल देख लिया था। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हेडिंग लगाइए अभ्यास प्रश्न और प्रश्न संख्या देखिए 14। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि दो समकेंद्रिक वर्ताकार कुंडलियाँ एक्स और वाई जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में अव्यवस्थित हैं। ठीक है, दो कुंडलियां हैं आपके पास, वर्ताकार कुंडली है जिनकी त्रिज्याएं कितनी हैं 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पहचान करने के लिए एक को एक्स और एक को वाई कहा गया है, उत्तर दक्षिण दिशा में है। कुंडली एक्स में 20 फेरे हैं और इसमें 16 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और कुंडली वाई में 25 फेरे हैं और इसमें कितनी धारा है 18 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि एक्स में धारा प्रवाह वामावर्त है और जबकि वाई में क्या है दक्षिणावर्त है। कुंडलियों के केंद्र पर उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताना है और दिशा भी बतानी है। देखिए कुंडली एक्स के लिए आपको क्या दे रखा है r 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्या होगा 10 की घात -2 से गुणा कर दिया। फेरों की संख्या दे रखी है 20 और जो धारा है वो कितनी है 16 एम्पियर है। किसके लिए, व्यक्ति के लिए वामावर्त। b बराबर हम जानते हैं क्या होता है μ0 ni बटे में 2r, तो रख दिया अपन ने। μ0 का मान 4 पाई इंटू 10 की घात -7, n का मान 20 और धारा का मान 16, नीचे 2 r त्रिज्या 16 इंटू 10 की घात -2। हल करोगे तो ये आएगा 4 पाई इंटू 10 की घात -4 टेस्ला होगा, और ये क्या होगा किसकी तरफ, उसके व्यक्ति की ओर होगा, यानी पूर्व दिशा की ओर होगा। दिशा देखना मैंने आपको समझाया था। कुंडली वाई की बात कर लें, यहाँ पे त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर। फेरों की संख्या आपको इसमें कितनी है 25 और धारा कितनी बता रखी है 18 एम्पियर। यहाँ से हम क्या करें b निकालें, वही पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे और मान रख देंगे, तो ये आएगा 9 पाई इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। और इसकी जगह दिशा देखना चाहते हैं तो व्यक्ति से कुंडली की ओर यानी पश्चिम दिशा में होगी। अब बात करते हैं नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया। नेट हो गया B2 - B1। B2 में से B1 को क्या करें घटा लें, तो देखिए B2 तो कितना आया 9 पाई है ना, और B1 कितना आया था, B1 आया था अपने पास 4 पाई। 9 पाई में से हमने 4 पाई को घटाया कितने पाई 5 पाई, और ये 10 की घात -4 टेस्ला आ गया। ठीक है, ज़्यादा मान कौन सा था B2 ज़्यादा था, तो ये किधर होगा B2 की तरफ यानी पश्चिम दिशा की ओर। ये क्या आएगा अपने पास पश्चिम दिशा की ओर। तो 5 पाई इंटू 10 की घात -4, पाई का मान 3.14 रख के हल कर सकते हो। हल करने पे आएगा 1.57 इंटू 10 की घात -3 टेस्ला पश्चिम दिशा की ओर। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। यहां कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के एक क्षेत्र में 100 गाउस, अपने को पता है 1 गाउस का मतलब होता है 10 की घात -4 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। जिस तार से प्रणालिका का निर्माण करना है उसमें अधिकतम 15 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तार में क्या कर सकता है 15 एम्पियर धारा प्रवाहित कर सकते हो, और क्रोड पे अधिकतम 1000 फेरे प्रति मीटर लपेटे जा सकते हैं। ठीक है, ये बाउंडेशन दे दिया आपको। इस उद्देश्य के लिए प्रणालिका के निर्माण का विवरण बताइए, सुझाइए कि कैसे बनाएं, और यहां मान लीजिए कि क्रोड लोह चुंबकीय नहीं है। ठीक है, देखो हम जानते हैं B बराबर होता है μ0 ni, यानी ni निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये इसके बटे में आ जाएगा B बटा μ0 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास B बटा μ0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जिस जिसके मान दिए हुए हैं आप रख सकते हो। अपने को क्या है जिस जिसके मान दिए हुए हैं हम क्या करें उसको रख दें। यहाँ पे मान दे रखे हैं आपको 100 गाउस है। 100 गाउस का मतलब कितना हो गया 100 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। 100 इंटू 10 की घात -4 क्या हो गया टेस्ला हो गया। चाहे तो उसको और भी बदल सकते हैं। हमने क्या किया इन मानों को रख दिया यहाँ पे 100 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। μ0 होता है 4 पाई इंटू 10 की घात -7, तो ये इसको हल करोगे तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, परिनालिका में आप क्या कर सकते हो अधिकतम धारा कितनी 15 एम्पियर, और प्रति मीटर फेरों की संख्या कितनी है 1000 है ना। अतः 100 गाउस का क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए एक परिनालिका ली जा सकती है जिसमें प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या कितनी रखनी है आपको 800 और 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए। भाई 800 को 10 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा 8000। क्लियर। चलिए
साथ ही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से 10 सेंटीमीटर लंबाई और 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में विद्यमान होना चाहिए। अतः हमें क्या करना चाहिए, परिनालिका की लंबाई और अनुप्रस्थ काट लगभग क्या होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए। लंबाई तो 50 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, जो कि त्रिज्या लगभग 4 सेंटीमीटर लेनी चाहिए, जिससे परिनालिका के केंद्र पर जो वांछित मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। इस स्थिति में परिनालिका के कुल फेरों की संख्या निकालें तो निकाल सकते हो कैपिटल N बराबर क्या होगा, NL, है ना। तो ये हो गया 800 × 1/2 यानी 400। चलिए बात करूं प्रश्न संख्या 16 के लिए। यहाँ कहा गया है I धारावाही N फेरो और R त्रिज्या वाली वर्ताकार कुंडली के लिए इसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की निम्न व्यंजक है। ये आपको व्यंजक दिया हुआ है, B बराबर μ0 I r² N/2 x² प्लस r² की पावर 3/2। पावर 3/2 का मतलब जानते हो आप, x √x का मतलब क्या होता है, पावर 3/2 होता है ना, एक बार पूरा और एक बार आधा। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्पष्ट कीजिए इससे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सुपरिचित परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बी पार्ट पे दिया है, बी पार्ट अपन बाद में पढ़ते हैं, पहले ए पार्ट को हल कर लेते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, ये सूत्र दिया हुआ है, b बराबर μ0 I r² N/2 x² प्लस r² पूरे की पावर कितना, 3/2। ठीक है, केंद्र पे आप जानते हैं x बराबर क्या होगा, 0 होगा, दूरी तो बताते हैं, तो केंद्र पे कितना हो गया, 0। तो केंद्र की बात करूँ तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सोचिए, इसको 0 कर दिया, ये r² है, पावर 3/2 है, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पावर 3 लग जाएगा। तो ये हो गया μ0 I r² N/2 r³। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आप इसको इस तरह लिख सकते हो, μ0 Ni/2 r। कैसे, ये देखिए r² है ये, और ये r³ है, क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो फाइनली मेरे पास ये आ गया केंद्र पे सूत्र μ0 Ni/2 r। अब चलते हैं बी पार्ट पे, यहाँ बीट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। बी पार्ट को देखते हैं क्या पूछा गया। तो बी पार्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं बराबर त्रिज्या r एवं फेरों की संख्या n वाली दो वर्ताकार कुंडलियां एक दूसरे से r दूरी पर एक दूसरे के समांतर अक्ष मिलाकर रखी गई है। ठीक है, दोनों में समान विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दर्शाइए कि कुंडलियों के अक्ष के लगभग मध्य बिंदु पर क्षेत्र एक बहुत छोटी दूरी के लिए जो कि r से कम एक समान है और इस क्षेत्र का लगभग मान ये प्राप्त होता है। देखिए, हमने मान लिया जो प्रश्न में कह रहे हैं कि दो सर्वसम कुंडलियां हैं जो कि परस्पर क्या है, समांतर हैं और समान रूप से रखी हुई है। इनके केंद्र हमने क्या मान लिया, O और O' मान लिया। इनका केंद्र क्या मान लिया, O और O'। ये भी मान लिया इसकी त्रिज्या भी r है और इसकी त्रिज्या भी r है। ये चित्र आपको अब नजर आ रहा होगा, ये r त्रिज्या हो गई, इसकी भी त्रिज्या r हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, r है। बीच में हमने एक बिंदु ले रखा है C, जो कि मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु तो कितनी दूरी पे होगा, r/2 और r/2 पे होगा। इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रश्न में भी दिया गया है, इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना होता है, समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना होता है। देखिए, r त्रिज्या हो गई, समान दूरी पे स्थित है, तो r/2 दूरी पे आ गई। हमने बिंदु क्या ले लिया, C ले लिया, है ना। अब बिंदु C से थोड़ी सी दूरी पे आपको नजर आ रहा होगा एक बिंदु और लीजिए P, यानी कितनी दूरी पे, D दूरी पे, स्मॉल d। और ये स्मॉल d क्या है, त्रिज्या की तुलना में बहुत ही छोटा है। क्लियर ये बात। चलिए, अब अपने को क्या करना है, एक कुंडली से बिंदु P की दूरी देखनी है, OP। देखिए यहाँ से इससे OP की दूरी देखोगे कितना होगा, r/2 तो ये हो गया और ये जुड़ जाएगा, D जुड़ जाएगा ना। तो ये दूरी आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, r/2 प्लस d। इसको अपन ने x1 कह दिया। दूसरे वाले की बात करोगे तो वो दूरी क्या होगी, घटेगी, r/2 माइनस d होगी। अब उस पॉइंट को आगे पीछे खिसकाएंगे, एक तरफ से तो बढ़ेगी और एक तरफ से क्या होगी, घटेगी। इस बात का ध्यान रखना। अब दोनों कुंडलियों में समान मान की धारा समान दिशा में प्रवाहित की जाए तो दोनों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 क्या होगा, समान दिशा में होंगे। इसलिए बिंदु P पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, B बराबर B1 प्लस B2 होगा। मान निकाल लिया B1 और B2 का, इन मानों को रख दिया, हल किया। तो यहाँ पे देखिए पावर 3/2 है। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से हल होगा ये बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए हमारा ये जो D है इस R की तुलना में क्या है, बहुत ही छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, D² तो और ही छोटा हो जाएगा।
तो हम डी स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ सकते हैं, यानी नगण्य मान सकते हैं। यहाँ से हमने इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। तो एक वाले को हल कर देता हूँ। अंदर देखिए क्या बचा, आर स्क्वायर बटा 4 प्लस आर डी प्लस आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर बटा 4 और आर स्क्वायर को जोड़ोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 5/4 आर स्क्वायर प्लस आर डी। ठीक है, अगले में क्या होगा, माइनस का आर डी होगा। तो इसको नगण्य मान के हमने ये लिख लिया 5/4 आर स्क्वायर प्लस आर डी की पावर 3/2, और ये हो गया 5/4 आर स्क्वायर माइनस आर डी की पावर 3/2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब अपने को क्या करना है, इसको डी बटा आर बनाना है ना, डी बटा आर बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से क्या करें, आर स्क्वायर कॉमन ले लो। आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या होगा, बाहर निकालेंगे तो ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये निकालेंगे। साथ में मुझे 5/4 भी कॉमन ले लेना है, एक बनाना चाहता हूँ। तो मैं फाइनली कॉमन ले रहा हूँ 5/4 आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ तो क्या बचेगा, 1 और इसका भाग लग जाएगा। जब इसका भाग लगाओगे तो आर से एक आर कट जाएगा और ये 5/4 नीचे है, भाग लग के क्या होगा, ऊपर आएगा। तो ये बनेगा 4/5 डी बटा आर की पावर 3/2, और इधर आएगा 1 माइनस 4/5 डी बटा आर की पावर 3/2। ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे द्विपद प्रमेय। नीचे था उसको हम ऊपर ले आए, ये क्या था, नीचे था, ऊपर लेके आओगे पावर लग जाएगा माइनस का 3/2 उसके भी। अब क्या करना है आपको, द्विपद प्रमेय से विस्तार करना है। द्विपद प्रमेय ये कहता है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। ऐसे ही आगे चलता रहता है ना। तो यहाँ पे वही बात पुरानी वाली फिर से, d क्या है, r से क्या है, छोटा है। तो d बटा r का मान 1 से बहुत ही कम होगा। 1 से क्या होगा, बहुत ही कम होगा, यानी आगे जाएंगे तो वो क्या होगा, शून्य होने लगेगा। तो इस वक्त तो जो आपका बाइनोमियल थ्योरम खोलना है, कितना, इतना ही खोलना है, 1 प्लस एन एक्स तक। ठीक है, अपने को क्या करना है, 1 प्लस एन एक्स ही खोलना है। तो ये बाहर तो है ही अपने पास, ये बाहर वाली बात समझ में आ गई होगी। ये भी बता दूं, ये देखिए ये 5/4 आर स्क्वायर है, 2 से क्या हो गया, 2 कट गया तो आर की पावर 3 हो गया। समझ रहे बात को, अलग अलग काटना है, ऐसे नहीं काटना है, मैं समझा रहा हूँ केवल। आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग खोल के काटेंगे। यहाँ पे अगर खोलेंगे तो क्या होगा, 5/4 की पावर 3/2 और आर स्क्वायर की पावर 3/2 करके करना है। समझ रहे बात को, तब जाके यह चीज़ आएगी अपने पास, है ना। तो यहाँ पे हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स ही लिखेंगे। 1 एन का मान माइनस का 3/2 है, तो यहाँ पे लिखा माइनस का 3/2, है ना। चलो हल कर देता हूँ उसको अलग से। ये है मेरे पास 1 प्लस 4/5 डी आर, है ना, बटा 5 डी आर की पावर कितनी है, माइनस का 3/2 है ये ना। इसको खोलेंगे हम 1 प्लस एन एक्स, 1 फिर ये पावर आ जाएगा n और ये वाली चीज़ आ जाएगी 4/5 डी बटे आर। इसको हल करेंगे, ये आ गया अपने पास 2 3 दूनी 6/5 डी बटे आर। देखिए पीछे अगर हम जाते हैं, ये 5 है, पीछे अगर हम जाएं तो यही चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी, 1 माइनस 6/5 डी बटा आर। तो यही है अपने पास, देखें 1 माइनस 6/5 डी बटे आर, और दूसरे में क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसके माइनस है, इसके भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कट गया, 1 और 1 क्या हो गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसको हल करने के बाद अपने पास 4 दूनी वो कितना हो गया, 8 μ0 ni बटे में 5√5 r प्राप्त हो गया। तो b आपके पास, इसको और हल कर लो, हल करोगे b का मान आएगा 0.72 μ0 ni बटे में r। ठीक है, अब मुझे चाहिए बटे में 2r, क्यों चाहिए थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 से गुणा भाग कर लिया, तो 0.72 को 2 से गुणा करूंगा तो 1.44 आएगा। ये किसका सूत्र स्टार्टिंग में बताया था, बी केंद्र का आ गया, तो ये आ गया 1.44 इंटू बी सेंटर। ठीक है, ये सिद्ध करना था अपने को। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। यहां कह रहे हैं एक टोरॉइड के अलोह चुंबकीय क्रोड की आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और बाह्य त्रिज्या कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर किसी तार के 3500 फेरे लपेटे गए हैं। यदि तार में प्रवाहित 11 एम्पियर हो, क्या धारा, तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो क्या हो, 11 एम्पियर हो, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, टोरॉइड के बाहर क्या होगा, टोरॉइड के अंदर यानी क्रोड में क्या होगा, और टोरॉइड द्वारा घिरी हुई खाली जगह पर क्या होगा, ये अपने को बताना है। देखिए क्या दे रखा है आपको, एक त्रिज्या r1 25 सेंटीमीटर, जो कि अपन लिख सकते हैं 25 × 10⁻2 मीटर। r2 26 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा आपके पास 26 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, n आपका 3500 फेरे हैं और i क्या हो जाएगा अपने पास, 11 एम्पियर। टोरॉइड के बाहर तो अपन जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है।
है ना। और टोरॉइड के अंदर तो ये वाला सूत्र होता है B बराबर μ0 NI, यहाँ पे मान रख देंगे μ0 N बटे 2πr इंटू आई, समझ गए होंगे, 2πr परिधि आ गई उसकी। R जो लोगे वो क्या लोगे, माध्य लेंगे, R1 प्लस R2, 25 प्लस 26 बटा 2, 25.5 आ जाएगा, है ना, 25.5 सेंटीमीटर आएगा। ये रख दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल के रखोगे, तो अपन ये सारे मान क्या किए, रख दिए, तो सभी मानों को रखोगे यहाँ पे, तो इसको हल करने के बाद अपने पास ये चीज़ आ जाएगी 3.02 इंटू 10⁻³ टेस्ला। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। यहाँ करें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो अपन पहला पार्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे है, प्रकोष्ठ में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया है जिसका परिमाण तो एक बिंदु पर बदलता है पर दिशा निश्चित है। वो कौन सी दिशा है, पूर्व से पश्चिम। इस प्रकोष्ठ में एक आवेशित कण प्रवेश करता है और अविचलित एक सरल रेखा में अचर वेग से चलता रहता है। आपके कण के प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कह सकते हैं, है ना, हम कण के प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कह सकते हैं ये बताना है। हम बाद में देखेंगे बी और सी पार्ट को, पहले ए पार्ट को करते हैं। ये कह रहे हैं चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश क्या होता है, एफ बराबर आपको पता है क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना। कण क्या है आपका, अचर वेग से अविचलित सरल रेखा में गति कर रहा है, तो कण पर जो बल होगा वो क्या होगा, एफ बराबर क्या होगा, 0 होगा। और ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब थीटा का मान क्या हो, 0 आ जाए, यानी कण का प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, अनुदिश हो, थीटा बराबर क्या हो, 0 हो, या फिर 180 डिग्री हो, तब ये पॉसिबल है। तो 180 पे तो क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, प्रति समांतर, और 0 पे क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, चलिए बी पार्ट को पढ़ते हैं हम। बी पार्ट का है, एक आवेशित कण एक ऐसे शक्तिशाली असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल जाते हैं। एक जटिल पथ पर चलते हुए इसके बाहर आ जाते हैं। यदि हम यह मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका किसी भी दूसरे कण से कोई संघट नहीं होता, संघट का मतलब होता है टक्कर, तो क्या इसकी अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होगी, ये अपने को बताना है। तो बिल्कुल होगी, क्यों होगी, आवेशित गतिशील कण पर कार्यरत चुंबकीय बल केवल कण की गति की दिशा परिवर्तित करता है, उसके वेग के परिमाण को नहीं बदलता है। ठीक है, अब क्या करें, सी पार्ट को पहले पढ़ें फिर इसको हल देखें। तो हम प्रश्न में एक बार सी पार्ट को पढ़ लेते हैं कि सी में क्या कहा गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है जिसमें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक समान एक विद्युत क्षेत्र है। वह दिशा बताइए जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन को अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होने से रोका जा सके। देखिए, यदि पश्चिम से पूर्व दिशा प्लस x दिशा से, दक्षिण से उत्तर दिशा को प्लस y दिशा से, तथा ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा को हम क्या करें, प्लस z दिशा से व्यक्त करें, तो E जो हो गया वो क्या हो गया, माइनस का ई जे कैप हो गया। V वेक्टर क्या होगा, वी आई कैप, और Q क्या होगा, माइनस का E होगा। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में अविचलन के लिए क्या होता है, जो कुल F होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। F कुल क्या होता है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी होता है। लॉरेंज बल आपको ध्यान ही होगा, बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे अपन क्यू वी क्रॉस बी का मान निकाले हैं, तो ये उधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, V का मान रख दीजिए, वी आई कैप है क्रॉस बी, यहाँ पे Q का मान रख दिया, है ना। कितना दिया हुआ है अपने पास Q का मान, देखिए यहाँ पे Q का मान माइनस का E दिया हुआ है, और E क्या है, माइनस का ई जे है, ध्यान रखना। तो ये आपका मान रख दिया माइनस का E, इसका जो माइनस है इससे इसको अपन ने क्या किया, प्लस कर दिया। अब आपको ये तो ध्यान होगा ही, ये B क्या हो गया अपने पास, एन कैप में आएगा, तो ये तो क्या हो गया, I क्रॉस एन कैप, इधर अपने पास क्या हो गया, E जे कैप, क्लियर। और ये वाला E कहाँ गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे I कैप क्रॉस एन कैप है, और इधर क्या आ रहा है अपने पास, जे कैप था। इस जे कैप को क्या लिखा जा सकता है, अपन क्या लिख सकते हैं, I क्रॉस माइनस का K लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जे कैप क्या होता है, ये क्रम आपको याद होगा, इस तरह क्रम चलता है, ये I है ना, और ये क्या होता है J, और ये क्या होता है K। अगर क्रम से गुणा करते हो, I को अगर आप J से क्रॉस करते हो तो क्या आता है, K आता है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा गुणा करेंगे, J को I से करेंगे तो क्या होगा, माइनस का K आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्रम से चलें, K को I से करें, K क्रॉस I जो होता है, K के बाद I के बाद J आएगा, ये J कैप होता है।
लेकिन अपन क्या करें, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, मान लो अपन इसको करें आई क्रॉस के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप होगा। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस का जे कैप होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस माइनस को इससे ही दे दिया, तो यूँ लिख दिया आई गुणा माइनस का के, तो ये किसके बराबर हो गया, जे कैप के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कंपेयर करेंगे तो एन के बराबर क्या आ गया, माइनस का के कैप। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस यानी नीचे की तरफ, प्लस होता तो ऊपर की ओर, ये क्या होगा, नीचे की ओर विस्थापित करना होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। यहां कह रहे हैं उष्मित कैथोड से उत्सर्जित और 2.0 किलोवोल्ट के विभवांतर पर त्वरित एक इलेक्ट्रॉन 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ ज्ञात करना है यदि चुंबकीय क्षेत्र ए प्रारंभिक वेग के लंबवत हो और प्रारंभिक वेग की क्या हो, दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए आपको बताया हुआ है, अगर लंबवत होता है तो क्या होता है, अपन ने किया है प्रश्न में। देखिए आपको वी दिया हुआ है 2 किलोवोल्ट यानी 2 × 10⁻³ वोल्ट, और बी कितना है 0.15 टेस्ला। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, हाफ mv² बराबर EV के, है ना। यहाँ से क्या करें, v का मान निकाल लें, यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 EV/m। इन सब मानों को क्या करें, जो दिया हुआ है उसको रखिए, तो यहाँ पे अपने पास इस v का मान आ गया 2.66 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, यानी ये चाल आ गया अपने पास। अब देखिए जब थीटा 90 डिग्री होता है तो इस स्थिति में आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है, और जिसकी त्रिज्या इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं mv/qb से। सभी मानों को रख दीजिए, है ना। m का मान 9 × 10⁻31, आपको पता ही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ये द्रव्यमान होता है। बाकी मानों को रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 99.75 × 10⁻5 मीटर। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.9975 मिलीमीटर, यानी लगभग क्या हो गया, ये 1 मिलीमीटर के आसपास आ गया। अगर आप थीटा का मान क्या करें 30 डिग्री पे लें तो सर्पिलाकार गति होगी। आपको ध्यान होगा जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश वेग का जो घटक v cos थीटा कण को सरल रेखीय पथ पर आगे बढ़ाता है, और जबकि जो लंबवत घटक होता है वो कण को क्या करता है, वर्ताकार पथ पे गति कराता है ना। तो फाइनली जो आता है रिजल्ट कुछ इस तरह गति होने लग जाती है। इस गति को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कुंडलीयन पथ पर गति करेगा या सर्कुलर पथ बोल सकते हैं आगे चलता हुआ। इलेक्ट्रॉन के वेग का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुदिश घटक है वो होगा v cos थीटा। तो निकाल लीजिए v cos थीटा, ये कितना हो जाएगा 8/3 × 10⁻⁷। ये तो क्या था आपका v था, और थीटा 30 डिग्री, कोस डिग्री 30 का मान अपने को पता है, अंडर रूट कितना होता है 3/2। इसको सरल कर लेंगे, सरल करने पे अपने पास ये आ जाएगा 2.3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपको लंबवत घटक निकाल लेना है v sin थीटा, 8/3 × 10⁻⁷ sin 30 का मान कितना होता है आपको पता है, sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का जो मान होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा 8/3 × 10⁻⁷ और 1/2, इससे काट लिया तो ये कितना हो गया 4/3 हो गया। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 4/3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का जो सर्पिलाकार पथ चल रहा है उसका त्रिज्या निकाल लें। तो r होगा यहाँ पे mv sin θ/qb, सबके मान है। m का मान आपको पता ही है 9 × 10⁻⁻31, v आ गया आपके 4/3 × 10⁻⁷, यानी पूरे का मान आ गया बट्टे में qb। समझ गए के बात को। यहाँ पे अपन ने किसका मान निकाला है, v sin θ का मान निकाला है। यहाँ पे v sin θ का मान पूरा रखा है मैंने, ये q का मान है और ये क्या है b का मान है। इसको सरल करेंगे तो इसकी त्रिज्या आएगी 0.5 × 10⁻³ मीटर। क्लियर। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की। यहाँ पे हम देखें प्रश्न संख्या 20। प्रश्न 16 में वर्णित, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसमें हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग करके किसी लघु क्षेत्र में 0.75 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया है। इसी क्षेत्र में कोई एक समान स्थित विद्युत क्षेत्र कुंडलियों के उभयनिष्ठ अक्ष के लंबवत लगाया जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हैं, कुंडलियों के उभयनिष्ठ अक्ष के लंबवत लगाया जा रहा है। एक ही प्रकार के आवेशित कणों का 15 किलोवोल्ट विभवांतर पर त्वरित एक संकीर्ण किरण पुंज इस क्षेत्र में दोनों कुंडलियों के अक्ष तथा स्थिर विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा के अनुदिश प्रवेश करता है। यदि यह किरण पुंज 9.0 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर स्थिर विद्युत क्षेत्र में अवक्षेत्र रहता है तो यह अनुमान लगाइए कि किरण पुंज में कौन से कण हैं।
और यह स्पष्ट कीजिए कि यह उत्तर एकमात्र उत्तर क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है बी 0.75 टेस्ला और ई कितना दिया हुआ है 9 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। विभवांतर जो त्वरक है उसका विभवांतर भी बताया गया है हमें 15 × 10⁻³ वोल्ट। मैंने ये मान लिया कण का जो द्रव्यमान है m है और आवेश कितना है q है, तब क्या होगा qv बराबर क्या होगा हाफ mv² होगा। यहाँ से हम मान निकालें, यहाँ से जब आप ये जो v है वो कौन सा वेग होता है, यहाँ से मान निकालोगे इस वेग का v का, तो क्या हो जाएगा अपने पास ये v² बराबर हो गया qv ऊपर 2 चला गया बटा m, तो v बराबर क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा 2qv बटा m। अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दिया। परस्पर लंबवत चुंबकीय में विद्युत क्षेत्र से अविचलित गुजरने के लिए क्या होना चाहिए QE बराबर क्या होना चाहिए QV होना चाहिए। F बराबर 0 होता है ना, कुल F जो होता है वो 0 होता है, उससे अपन ने ले लिया। तो यहाँ से V बराबर क्या होगा, V बराबर हो गया E/B यानी 9 × 10⁻³ कितना +5 बटे में 0.75। देखिए E दिया हुआ है आपके पास है ना, इसको ये रख लिया। समीकरण 1 व 2 से देखिए आपका समीकरण 2 तो ये रहा V और यहाँ पे भी क्या है ये V है, दोनों बराबर कर दिए अपन ने है ना। अपन ने क्या किया दोनों को बराबर कर दिया, इधर पावर 1/2 था उधर जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, उधर जाके क्या होगा स्क्वायर लग जाएगा। इसको हल करने से Q/m का मान आ जाएगा, ये जो V था यहाँ ले आया, इसको इनके मानों को रख दिया तो Q/m का मान कितना आ गया 4.8 × 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम आ गया। देखिए ड्यूट्रॉन आयन के लिए क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है न्यूट्रॉन होता है, ये तो अपने को पता ही है। ड्यूट्रॉन में Q/m निकालें तो उसका ये निकलता है 4.79 × 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम, और यहाँ क्या आ रहा है यहाँ भी लगभग वही आ रहा है। तो यानी ये कह सकते हैं ड्यूट्रॉन आयन की बात कर रहे हैं, लेकिन यह आवेशित कण ड्यूट्रॉन आयन तो हो सकता है, इसके अतिरिक्त आपका कहते हैं He++, Li++, इन 3 बार आयनों के लिए भी क्या है विशिष्ट आवेश कहा जाता है। इसे Q/m का मान लगभग इतना ही प्राप्त होता है, 4.8 × 10⁻7 ही प्राप्त होता है ना, 4.8 × 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये केवल ड्यूट्रॉन ही नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं, आपका ये लिथियम हीलियम कुछ भी हो सकता है। तो एकमात्र ये उत्तर हमारा नहीं है। समझ गए बात को, क्लियर है। तो बच्चों ये आपके प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।